मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जल्द ही मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं, मतदाता भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस बीच मतदाताओं का क्या रुख है, क्या उनके मूल मुद्दे हैं, क्या उनकी मूल समस्याएं हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। विधानसभा वार चर्चा में आज चुरहट विधानसभा पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अपना पंच शो में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं धीरेज सिंह। आप अधिवक्ता हैं, राजनीतिक जानकार हैं, चुरहट की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो सामाजिक स्थिति है, उस पर सब में बारीकी से नजर रखते हैं। धीरेज जी, स्वागत है आपका अपना पंच शो में। धन्यवाद। हमारे साथ अपना पंच शो में जुड़ चुकी हैं उर्वशी मिश्रा जी। आप रिपोर्टर हैं, आपने चुरहट क्षेत्र में रिपोर्ट तैयार की है, आपने विधायक रिपोर्ट कार्ड वहाँ का तैयार किया है, विधायक जी से बात की है, वहाँ के जनता से बात की है। उर्वशी जी, आपका अपना पंच शो में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं धीरेज सिंह जी के साथ। धीरेज जी, आप मतदाता भी हैं चुरहट विधानसभा क्षेत्र के, और चुरहट के जो मूल मुद्दे हैं, मूल समस्याएं, उनको आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, और आपका अनुभव भी क्षेत्र में तगड़ा है। इस बीच जो विकास कार्य हुए इस 5 साल में, आपने रिपोर्ट कार्ड भी देखा है विधायक का चुरहट के, उस रिपोर्ट कार्ड को देख के क्या कुछ कहते हैं आपकी? क्या विकास जो वहां बताया जा रहा है वो हुआ है, या अभी वहां और भी जरूरतें हैं? असल पे अखंड जी सवाल ये है कि चुरहट क्षेत्र में कितना विकास हुआ है या प्रदेश में कितना विकास हुआ है। वास्तविकता ये है कि 2018 में जो जनता का जनादेश था उसको लूट करके ये सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, और टिकाऊ और बिकाऊ के चक्कर में ये पूरे वक्त को इन्होंने गुजारा है। और इसके कारण मैं समझता हूं कि हमारे चुरहट क्षेत्र में भी जो वहाँ के विधायक हैं वो बस टिकाऊ हैं। तो टिकाऊ को कुछ मिला नहीं, बिकाऊ के चक्कर में जो कुछ भी बजट था वो बिकाऊ विधायकों के यहाँ गया, और टिकाऊ विधायकों के यहाँ कुछ भी नहीं गया। और उसके कारण चुरहट क्षेत्र में विकास के नाम पर इन 5 सालों में कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ भी बातें हो रही हैं ये सिर्फ कागजी बातें हो रही हैं। आपको धरातल में कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिवाय कुछ कामों के, जिसमें क्षेत्र के विधायक या क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या क्षेत्र के सांसद का कोई रोल नहीं है। एक जो विकास की सतत प्रक्रिया होती है उसके तहत जो कुछ मिल गया तो मिल गया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। धीरेज जी ने अपनी बात रखी है, हम उनके पास फिर से लौट के चलेंगे। उर्वशी जी से जानना चाहेंगे, आप क्षेत्र में थी, जनता के बीच थी, जो वहाँ के विकास के वादे, विकास के दावे किए जा रहे हैं, उनको कैसे देखती है? जनता का क्या कुछ कहना था उर्वशी चुरहट में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि चुरहट की जनता जो थी उनका सबसे पहले तो यही कहना था कि 5 सालों में रोड बन गई, सबसे बड़ा विकास है। इसके अलावा उन्होंने किसी भी क्षेत्र में, ना तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में, ना ही किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कोई, एक तरह से कहा जाए तो भाजपा के विधायक वहां पर रहे हैं शरदेंदु तिवारी जी, तो उनका कोई पक्ष नहीं लिया। जनता ने सिर्फ कहा कि जो विकास हुआ है तो रोड का विकास हुआ है, हमें धूल से जरूर राहत मिल गई है, रोड के अलावा वहां पे कोई विकास नहीं हुआ है। 5 सालों में जब चुनाव आने वाला था, जनवरी की बात है, जनवरी में मैं वहां गई थी, उसके बाद की बात है, वहां पर रोड बनी है। जनवरी 2023 के बाद वहां पे रोड बनी है। इसके बाद चुनाव के कारण रोड बनी। लोगों का यही कहना था कि चुनाव के कारण रोड बनी है, क्योंकि पिछले 4 सालों में रोड नहीं बनी थी, उसके पहले भी हालात खराब थे, लेकिन चुनाव के टाइम पे वहां पे रोड बनी है, यही विकास हुआ है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर लोगों का कहना है कि लोग मर जाएं अस्पताल में अगर हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं चुरहट में। वहां पर नॉर्मल पट्टी करने के लिए सिर्फ उपलब्ध फर्स्ट एड रहता है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। डॉक्टर की बात उन्होंने बताई मुझे, मैं आश्चर्यचकित हो गई इस बात से कि वहां पर केवल एक डॉक्टर है, और अगर इसमें हमेशा से बात की जाए तो सिर्फ एक डॉक्टर के अलावा उस सामुदायिक भवन में, उस सामुदायिक केंद्र में कभी भी डॉक्टर नहीं रहे। और जो एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर कहा जाता है कि अपने जो उनको होम मिला हुआ है, घर मिला हुआ है, वहां से वो सेवाएं संचालित करते हैं।
अस्पताल में कोई जा रहा है इमरजेंसी में भी, तो डॉक्टर साहब 1 घंटे के पहले पहुंच नहीं पाते हॉस्पिटल में। तो चुरहट क्षेत्र का लोगों का यही कहना था। रोसी, जो आपने बात बताई है वो निश्चित ही चिंताजनक है, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ये उनकी बात है। आप क्षेत्र में गई थी, उनसे बात कर रही थी, उनके बीच से ये जो बातें आपने सुनी, उनके बातें आपने यहाँ रखी है। जो हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी उनकी जो बातें हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धीरेश जी के पास चलेंगे। धीरेश जी, जो स्थिति निकल के आई है, उर्वशी जी रिपोर्टर हैं, आप चुरहट क्षेत्र में थी, लगातार विंध्य के दौरे में है, विंध्य की जो स्थितियां हैं उसको देख रही हैं। तो चुरहट में जो ये स्वास्थ्य की समस्या निकल के आई है, स्वास्थ्य केंद्र की समस्या निकल के आई है, और भी विभिन्न मुद्दे हैं, उनमें हम चर्चा करेंगे। आप ये स्वास्थ्य की जो समस्या है उसको कैसे देखते हैं चुरहट में? असल में अखंड जी, चुरहट के स्वास्थ्य के बारे में जो अभी उर्वशी जी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, बिल्कुल 101% सही है। और खाली चुरहट भर में नहीं, रामपुर में आप चले जाइए, चुरहट में चले जाइए, उधर हनुमानगढ़ में चले जाइए, डॉक्टर कहीं भी नहीं हैं। और सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, चुरहट क्षेत्र के किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में रेगुलर वहाँ प्रिंसिपल नहीं है। किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में आपको पर्याप्त स्टाफ नहीं मिलेगा। कॉलेज में, चुरहट में, रामपुर में जो कॉलेज हैं, कहीं भी वहाँ फैकल्टी नहीं है। जो फैकल्टी है उसमें टीचर, प्राध्यापक नहीं है। तो चुरहट क्षेत्र के बारे में तो 5 साल तक मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। अभी जो ये उर्वशी जी ने रोड की बात की, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ रोड जो बनी है, ये चुनाव के पूर्व बेला पे बनी है। हमने कई लोगों से, उनके लोगों से कहा कि भाई कम से कम रोड तो बनवाइए, जिससे कि जनता के बीच में जो वादा करके आप आए थे तो वो तो पूरा करिए। उसमें निश्चित तौर पे चुरहट में जो बाजार में रोड बना, या जो मोहनिया से लेकर के चुरहट के लिए बना, तो ये बना है। पर स्वास्थ्य के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के चाहे क्षेत्र में चले जाइए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, कुछ भी नहीं हुई है। घोषणा हुई या नहीं हुई, हम तो समझते हैं कि माननीय विधायक वहां जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, इस मामले में टोटल अनमूव्ड थे। इस तरफ उन्होंने कुछ देखा भी नहीं है। आपके जो विधायक की बात आई है, वहां पर उन्हें उनकी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी और प्रदेश स्तर पे उन्हें बताया कि वो हमारे प्रदेश स्तर का नेतृत्व देखेंगे। तो क्या वो क्षेत्र में उपस्थित रहे या प्रदेश ही देखते रह गए? ये बात जनता के लिए है। जो मामले निकल के आए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, क्योंकि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, उसी के लिए यदि क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा है। एक सड़क की बात आई है, मोहनिया टनल की भी बात आई है। चुरहट में लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, वो भी अपना दौरा करता रहा है। उसके बाद भी यदि ये स्थिति है उस विधानसभा क्षेत्र में, तो ये सोचने के लिए जनता को मजबूर करने वाली स्थिति है। साथ ही जो रिपोर्ट कार्ड रहा है विधायक का, उसमें एक बात आई, विधायक निधि के खर्च की बात आई कि खर्च का ब्यौरा जो पीआरएस है उसके पास नहीं है। पीआरएस रिसर्च करती है सांसद और विधायकों के कामकाज पर, उनके पास उस खर्च का ब्यौरा भी नहीं है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जब विधायक निधि मिलती है, कई बार ये बात आती है किसी भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, ये चुरहट के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में लागू होती है बात की, जनता जाती है तो जनप्रतिनिधि का कहना होता है कि फंड की कमी है। लेकिन जो फंड उनको मिला हुआ है स्थायी रूप से, वो फंड यदि खर्च नहीं हो पा रहा है या उस जहां भी खर्च हुआ है उसका हिसाब नहीं मिल रहा है, तो एक बड़ा प्रश्न है। क्या कहते हैं धीरेश जी इस पर? असल पे इस दौर में जो एक जनप्रतिनिधि, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है क्षेत्र के विकास के बारे में, या जो उनको मद मिला हुआ है उसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो कहीं भी समुचित नहीं करते हैं। वो कागजों में अपने कार्यकर्ताओं को पैसा दे करके और फिर कागजों में ही वो काम होता है। और देखिए, जब सजग जनप्रतिनिधि होता है तो बहुत सारे काम होते हैं। मैं चुरहट क्षेत्र के बारे में ही निवेदन करना चाहूंगा। चुरहट क्षेत्र 2 पार्ट्स में है, एक सोन नदी के उस पार और एक सोन नदी के इस पार। सोन नदी के उस पार का जो भाग है वो इस परिसीमन के पहले गोपत बनास क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। वहां से 1993 में निर्दलीय विधायक बने थे के सिंह जी, कृष्ण कुमार सिंह भंवर साहब, और कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उस दरमियान
वो समूचे गोपद बनास क्षेत्र में जो कुछ भाग चला गया है, धवनी में, कुछ सीधी में चला गया है, और जो बचा है चुरहट क्षेत्र में आया है। उसी दरमियान में बिल्डिंगें बनी, पंचायत भवन बने, हायर सेकेंडरी स्कूलों की बिल्डिंगें बनी, और स्वास्थ्य की के कई हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बनी। और सबसे महत्वपूर्ण काम था, चूंकि सजग विधायक थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भंवर सेन में जो ये शिकारगंज को पुल जोड़ने वाला है, ये उन्होंने बनवाया उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव देकर के, और भरपूर काम हुआ। दुर्भाग्य था कि वो बाद में गोपद बनास सीट एलिमिनेट हो गई, और उसके बाद उस क्षेत्र में एक ईंटा भी कहीं किसी जगह नहीं लगा है, न कहीं हैंड पंप लगे हैं, न कहीं माइनर आपके जो वो बनाया जाता है, क्या कहते हैं, नदियों में जो स्टॉप डैम, वो भी नहीं बना हुआ। और हद तो आपको होगी, चूंकि उर्वशी जी उस क्षेत्र में गई थी, जो महान कैनाल बना हुआ, जिसको अभी गुलाब सागर प्रधानमंत्री जी कहे गए कि हमने बनवाया था, वास्तविकता ये है कि 1980 के दशक में अर्जुन सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे बनवाए थे। उसकी जो भी वो बनी हुई है, नहर बनी हुई है, इतना जबरदस्त लीकेज है कि उसके नीचे के पूरे गांव दलदली उसमें बदल गए हैं। वहां खेती नाम की कुछ चीज नहीं होती है, लेकिन माननीय जनप्रतिनिधियों ने उस तरफ कहीं देखा ही नहीं। स्वयं विधायक जी का गांव इससे प्रभावित है, लेकिन कहीं कुछ भी कभी किया नहीं। रोड की बात अभी हो रही है, विधायक जी के क्षेत्र के गांव की रोड स्वयं इतनी खराब है कि वो नहीं बनवा पाए हैं, जहां तक डेली जाते होंगे। तो कनेक्टिविटी ये है। फिर आपका जो आज के युग में ये आपका फोन का सिस्टम है, उनका जो गांव ही है, वहां कोई टावर नहीं लगा हुआ है, जिससे कोई चैनल वहां नहीं पकड़ता है। ये स्थिति है। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं विधायक जी उस प्रकार से क्षेत्र के विकास में अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाए, जिसके कारण वहां कहीं कुछ हुआ नहीं है। जी, ये बातें क्षेत्र से निकल के आ रही हैं। नीलेश जी, जो प्रतिनिधित्व है, एक चुरहट विधानसभा का हो या अन्य विधानसभा का, इसे हम यदि मध्य प्रदेश स्तर में बात करें, विधानसभा में बात रखने का, क्षेत्र की जो बात रखने की बात है और सक्रियता की बात है, विधानसभा के सत्रों में सक्रियता की बात है, उसको आप कैसे देखते हैं अपने क्षेत्र के विधायक के नजरिए से भी, और अन्य जो आपके लगे हुए सीधी जिले की अन्य विधानसभा है, उनके भी जो विधायक है, उनकी सक्रियता क्या रही है? क्योंकि आप राजनीतिक रूप से जी बारीकियां देखते रहते हैं। अखंड जी, वास्तविकता यह है कि शिवराज सिंह जी ने विधानमंडल की राजनीति को खत्म कर दिया है, और जिस प्रकार से उनके पूरे कार्यकाल में यदि आप विधानसभा की कार्यवाही को देखें तो विधानसभा की कार्यवाही होती ही नहीं है। वो अध्यक्ष से मिल करके और किसी न किसी मुद्दे में गतिरोध पैदा करके विधानसभा को स्थगित कराते हैं, और सिर्फ खाली कोरम पूरा करते हैं। इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। और इतिहास में जब कभी नाम लिखा जाएगा तो शिवराज सिंह जी का काला नाम, काले अक्षरों से नाम लिखा जाएगा कि उन्होंने विधानसभा की जो कार्यवाही है उसको खत्म कर दिया। विधानसभा एक ऐसा मंच होता है जिसके माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, सरकार को जवाब देना पड़ता है, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, क्वेश्चन आवर के प्रश्नों के माध्यम से हो, याचिका के माध्यम से हो, या निजी संकल्प के माध्यम से हो। लेकिन शिवराज सिंह जी ने पूरी विधा को खत्म कर दिया, और इतना बड़ा पाप किया है उन्होंने, जिसके चलते चाहे जिस भी दल का विधायक हो, पहले विपक्ष के विधायकों का भी काम होता था, वो जब सदन में पहुंच जाते थे तो ये माना जाता था कि पूरा सदन हमारा है, और सदन में कही गई बातों को सरकार की तरफ से सुना जाता था, जो उचित होता था उस पर कार्यवाही होती थी। लेकिन इस कार्यकाल में शिवराज, पिछले कार्य से भी, लेकिन इस कार्यकाल में तो उन्होंने सदन की बैठक होने ही नहीं दिया। तो जब सदन की बैठक ही नहीं हुई है, सदन ही नहीं चला है, तो किसकी सक्रियता के बारे में हम बात करेंगे? आज पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में बेस्ट विधायक का पुरस्कार दिया जाता था। हमारे यहाँ से रामलखन शर्मा, राम प्रताप सिंह जी, प्रभाकर सिंह जैसे लोग बेस्ट विधायक का पुरस्कार प्राप्त किए अपने अपने कार्यकाल में। लेकिन आज यदि किसी को कह दिया जाए, किसको दिया जाएगा? जब कोई विधानसभा चली ही नहीं, किसी विधायक का परफॉर्मेंस विधानसभा के सामने प्रस्तुत ही नहीं हुआ, इसलिए ये भी खत्म कर दिया गया। तो इसके तो पाप
के भागीदार शिवराज सिंह जी हैं, जिन्होंने विधानमंडल या विधानसभा की कार्यवाही को ही खत्म कर दिया, जिससे कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी बात रख नहीं पाया। और हम जो रूलिंग पार्टी के विधायक थे, क्योंकि चुरहट क्षेत्र में रूलिंग पार्टी के विधायक थे, वो हवाई में रह गए। एक तो और निवेदन करेंगे, ये जितने जनप्रतिनिधि हैं, इनके मन में विकास के बारे में कोई सोच नहीं है, सिर्फ जाति पात की राजनीति की तिकड़म में लगे रहते हैं कि इतनी जाति यहाँ है, इतना जाति इधर हो जाएगी तो फिर हम चुनाव जीत जाएंगे। काम के बारे में कोई शौक ही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ फिर से, के सिंह जी जब निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने ठाना की शिकारगंज की पुलिया को बनवाना है भंवर सेन की, और उसमें 2 बार रुकावट आई, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के सामने बैठ गए कि हमारे लिए आप 50 काम हमारा रोक दीजिए, लेकिन एक काम कर दीजिए। और अंततः दिग्विजय सिंह जी को झुकना पड़ा और इतनी बड़ी स्कीम को लागू करना पड़ा। आज कोई विधायक करने के लिए तैयार है? न जन दबाव, ऐसा कोई जन दबाव नहीं, विधायक के अंदर ये स्वयं शौक थी कि हमको अपने क्षेत्र में इस प्रकार से काम करना है, करवाना है। पहले के जनप्रतिनिधियों में हर जगह, रीवा में भी था, सीधी में भी था, आज कहीं, अब तो सब तिकड़म में लगे हुए हैं। तिकड़म और तिजोरी की राजनीति चल रही है, जिसके चलते विकास के बारे में कहीं कोई जनप्रतिनिधि किसी भी प्रकार से इंटरेस्टेड नहीं है। जाति समीकरण की आपने बात की है, जाति समीकरण साधने की कोशिश की जाती है और जो क्षेत्र के मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाता है। ऐसे में क्षेत्र के जो मूल मुद्दे हैं, आपने बात उठाई है, कोई योजना नहीं रहती है। इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है कि क्षेत्र में एक सड़क बनती है, कुछ दिन बाद उस सड़क को काट के ये देखना पड़ता है कि इसमें अभी पाइपलाइन डलनी है या वायर जाना है कोई, और फिर वो सड़क खराब हो जाती है। अभी आप देख रहे होंगे सभी गांवों में जो सड़कें बनी थी किसी तरह से, उनमें ऐसे काम हुए हैं कि ये जो हर घर जल हर घर नल ये नारा चला, उसके तहत वो सड़कें भी खराब हो गई। तो एक योजना बना के कार्य करना चाहिए। जब क्षेत्र में ही रहते हैं विधायक या जनप्रतिनिधि जो भी हैं, विधायक हो, सांसद हो, जो भी क्षेत्र में रहते हैं, तो उन्हें योजना बनानी चाहिए। यदि योजना नहीं बना रहे हैं तो इससे ये प्रतीत होता है कि क्षेत्र को लेके कोई व्यवस्थित योजना उन्होंने तैयार ही नहीं की। धीरेश जी, क्या कहते हैं आप? असल में किसी भी जनप्रतिनिधि के पास इस समय कोई रोड मैप नहीं है डेवलपमेंट का, विकास का। घोषणाएं होती हैं, घोषणाएं पहले भी होती थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, 1980 में इस राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ था, 27 मई और 31 मई को, और गिनती के बाद इस प्रदेश में सरकार बनी 9 जून 1980 को। अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर के रूप में बने चुनाव के तुरंत बाद, और चुनाव के 2 दिन, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 दिन 11 जून 1980 को उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मध्य प्रदेश का प्रथम सेवक होने के नाते प्रदेश के अंदर मैला ढोने वाली प्रथा का उन्मूलन कर दूंगा। ये पहली प्रतिज्ञा थी अर्जुन सिंह जी की चुनाव जीतने के बाद, तुरंत चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। और दूसरी घोषणा उन्होंने किया था कि मैं प्रथम सेवक होने का नाते मध्य प्रदेश से बंधुआ मजदूरी प्रथा का उन्मूलन कर दूंगा। और आपको मालूम होगा अखंड जी कि उसके बाद ही कार्यवाही हुई और प्रदेश के अंदर से मैला ढोने वाली प्रथा और बंधुआ मजदूरी का लगभग उन्मूलन हो गया। उस समय के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री में ये बात नहीं थी कि 5 साल हम इंतजार करें, जब चुनाव आएगा तब लोक लुभावनी घोषणा करके और फिर जनता का वोट लिया जाएगा। दूसरी घोषणा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश में चीफ मिनिस्टर 1993 में बने। उसके पहले मध्य प्रदेश के अंदर अनुकंपा नियुक्ति इतना कठिन काम था कि जिसका कोई इंतहा नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी 93 में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 1994 में घोषणा किया कि मध्य प्रदेश के गठन, नहीं 1956 में गठन के बाद जितने भी कर्मचारी अपने सेवा काल में खत्म हुए हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और उनके आश्रितों को पेंशन दिया जाएगा। और उसके तत्काल बाद ये स्कीम लागू, जिसमें 3.5 लाख लोगों को इकट्ठा नौकरी मिली थी इसी प्रदेश के अंदर। ये मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी राज सिद्धांत से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता, और सिद्धांत जब प्रतिपादित होता है तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। शिवराज सिंह जी एक बड़ी इस समय चर्चा का विषय है लाडली बहना योजना। ये लाडली बहना कब याद आई? 18 वर्ष बाद, वो भी जब चुनाव आ गया।
जब चुनाव आ गया, साफ साफ साबित हो रहा है कि वोट लेने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए आप लाडली बहना स्कीम ले आकर के 1000 रुपए या 1200 रुपए दे रही है, सीधे सीधे वोट खरीदने का। इस प्रकार की घोषणाएं, और कल्पना करिए वो घोषणाएं, वो दिल से निकली हुई घोषणा थी, वह एक व्यक्ति के साहस का, एक व्यक्ति के, ये मानिए कि शौक का, इसको कहा जा सकता है कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो फला काम करेंगे, या कलेक्टर बनेंगे फला काम करेंगे, विधायक बनेंगे तो फला काम करेंगे। आज तो कोई रोड मैप ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, सिवाय सत्ता प्राप्ति करने के लिए सत्ता, दौलत और तिजोरी, इससे पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और दुर्भाग्य है कि उसमें सब लोग शामिल हैं। मैं ये नहीं कहता कि पर्टिकुलर कोई अधिक होगा कोई कम होगा, लेकिन उद्देश्य लगभग सबका कॉमन हो गया है। ये बड़ी विकृति पैदा हुई है समाज में, और यदि इसमें लगाम नहीं लगेगा, यदि सही जनप्रतिनिधि नहीं चुनाव जीत करके आएंगे जो जनता के बीच लगातार काम करते हैं, तो फिर रिजल्ट यही होगा। जब शराब के माफिया, बड़े बड़े ठेकेदार, इस प्रकार के लोग पैसा दे करके चुनाव टिकट ले आएंगे, तो वो विकास की बात करेंगे, वो पुल की बात करेंगे, वो सड़क की बात करेंगे, वो हॉस्पिटल की बात करेंगे, वो किसानों की बात करेंगे। आप एक और चीज देखिए, यहाँ इस एरिया में, खासतौर पे विंध्य के एरिया में, इतना जानवर खुला छूटे हुए हैं कि सरेआम खेती खा रहे हैं, रोड में पड़े हुए, रोड 2-4 एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं कुछ कर रही है? गाय हमारी माता है, फलाना है, सिकंदा है, थोड़ी कितनी आप तो निकाल लीजिए, रीवा संभाग में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड में जानवरों के बैठने से, कितने लोगों की खेती चरी जा रही है, जिससे किसान लोग खेती करना बंद कर दिए हैं। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि के मुंह से आज तक आपने ये सुना? ये गायब हो गया है। और इसलिए कि सही जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आ ही नहीं रहे, इस पे जनता भी दोषी है। जनता ने भी कहीं ना कहीं, जनता के मन में भी ये है कि 5 साल में आएंगे, कुछ न कुछ देंगे, बदले में वोट तो दे देना है। तो फिर जब आप पैसे में वोट देंगे या शराब में वोट देंगे या अन्य चीजों में देंगे, तो कौन विकास की बात करेगा? जब जाति में वोट मिलना है, क्षेत्रवाद में मिलना है, मजहब के नाम पे वोट मिलना है, तो कौन करेगा विकास की बात? कौन जनता की समस्याओं पे लड़ेगा? ये मेरा मानना है। जी धीरेश जी, आपने जो बातें बताई हैं निश्चित ही महत्वपूर्ण है, और वो आपने जो अनुभव की हैं बातें वो आपने बताई हैं। उर्वशी जी के पास चलेंगे हम, उसके पहले धीरेश जी से एक बात और जाननी है कि क्षेत्र की बात आई, घोषणाओं की बात आई, नेतृत्व की बात आई, आपने कुछ ऐसे नाम भी लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और चुरहट क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं। अर्जुन सिंह जी की बात आपने की है यहाँ पर, और निश्चित ही उनकी जो कार्यशैली है वो चर्चा में रही है, और उनके जो कार्य करने के तरीके रहे हैं वो चर्चा में रहे हैं। और चुरहट वही विधानसभा क्षेत्र है जिसने मुख्यमंत्री तक दिया है प्रदेश को। लेकिन बाद में एक बात और आई कि जो सही जनप्रतिनिधि ना चुना जाना। विंध्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो लगातार 20 वर्ष से पूरे मध्य प्रदेश में कुछ 18 महीने छोड़ दीजिए तो एक ही दल की सत्ता है, और विंध्य क्षेत्र ने लगातार समर्थन दिया है। विंध्य क्षेत्र ने भरपूर समर्थन दिया सत्ता को। जब भी समर्थन देता है विंध्य, तो पूरा समर्थन देता है जिस भी दल को देता है। और जब समर्थन दिया तो विंध्य को क्या मिला उसके बदले, वो देखेंगे आप, तो गरीबी में विंध्य सबसे आगे है। पूरा विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा गरीबी में सबसे आगे है, बेरोजगारी में सबसे आगे है, पलायन में सबसे आगे है, शिक्षा की स्थिति विंध्य की सबसे कमजोर है। तो ये मिला है विंध्य को समर्थन देने के बदले। जबकि विंध्य के यदि प्राकृतिक संसाधनों को आप देखेंगे, विंध्य के आप खनिज संपदा को देखेंगे, विंध्य के आप वन संपदा को देखेंगे, तो वो रेवेन्यू देने में या प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने में कहीं कमी नहीं कर रहा है। तो हर तरफ से जब देने का नंबर आता है तो विंध्य बराबर देता है, लेकिन जब विंध्य को मिलने का नंबर आता है तो विंध्य के साथ सौतेला व्यवहार हो जाता है। ये बात निकल के आती है यहाँ से। तो जो नेतृत्वकर्ताओं की भी बात आपने उठाई है यहाँ पर, सही नेता न चुनने की, वो जनता का मामला है। जनता सब कुछ देख रही है, जो चर्चा देख रही है वो भी देख रही है कि जो एक बात आई है, तो ये जो पूरे तथ्य हैं ये बताते हैं कि विंध्य के साथ कहीं ना कहीं तो सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्या कहते हैं धीरेश जी आप इस पर? असल में फिर मैं निवेदन करूंगा कि सही जनप्रतिनिधि का चुनाव न होने के कारण से ये हुआ है। विंध्य क्षेत्र में मैं निवेदन करूंगा, इसके पहले गोविंद नारायण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे,
सतना से गोविंद नारायण सिंह जी थे, सीधी से अर्जुन सिंह जी थे, जमुना प्रसाद शास्त्री रीवा से थे, कृष्णपाल सिंह जी शहडोल से थी। इन लोगों की एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि सत्ता में यदि हमारी हिस्सेदारी है तो उस हिस्सेदारी का लाभ अपने क्षेत्र को किसी न किसी कीमत पे दिया जाए, और ये महत्वाकांक्षा थी। जब गोविंद नारायण सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने बाण सागर के बारे में सोचा, उन्होंने सतना में ओवरब्रिज के बारे में सोचा, रीवा में अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, जबकि बड़ा छोटा कार्यकाल था, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचा, यानी उनकी सोच थी। अब वो बाद में कार्य रूप में बनी। फिर जमुना प्रसाद शास्त्री जी जब लोकसभा में आए तो उन्होंने 77 में उन्होंने उस समय की सरकार को मजबूर कर दिया कि बाण सागर की जो अधूरी योजना थी उसको पूर्ण रूप देने में, और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ले आए और उन्होंने उसका शिलान्यास करवाया और ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन को जोड़ने का प्रयास किया, और अन्य आपके गोरुमा बांध के सिंचाई परियोजना के लिए काम किया। वहां आपके सिरमौर में उन्होंने बांध की कल्पना किया। और उसी प्रकार से अर्जुन सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सीधी जिले में हर क्षेत्र में एक प्रयास किया, और उनके सारे रखे हुए आज भी नींव के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। चाहे सिंगरौली में किसी का वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आज सिंगरौली तो सिंगापुर की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी आधारभूत संरचना काम करने वाले अर्जुन सिंह जी। और आपके चाहे चुनाट क्षेत्र में या सीधी जिले के अन्य भागों में बढ़िया बहुत अच्छी हाथ स्कूलों की बिल्डिंग या जितने भी बड़े-बड़े वहाँ पे हैं, फिर बिल्डिंगें हैं, उन्होंने बनवाया। चुराहट में वो क्या कहते हैं जो एक डालडा फैक्ट्री की उन्होंने रूपरेखा बनाई थी, बाद में नहीं चली। वहाँ बखवार में सीमेंट फैक्ट्री चली, अब नहीं चली तो उसमें तो उनका दोष नहीं है। लेकिन एक सोच थी कि यदि हम सत्ता में आए हैं तो उसका लाभ अपने क्षेत्र की जनता को दें। और कृष्णपाल सिंह जी शहडोल में थे तो उन्होंने ओपीएम की उस समय अमलई में पेपर मिल का कार्यक्रम शुरू किया था। तो आज के जनप्रतिनिधि में किसी भी एक की बात करूं, पर्टिकुलर रीवा में जरूर कुछ बात आ जाती है कि यहाँ काम हुआ, बाकी हमको किसी एक जनप्रतिनिधि के बारे में बात बताइए या जिस भी दल के रहे हों जो अपने क्षेत्र के विकास के ऊपर काम करते दिखाई दे। उन सब का एक ही कॉमन एजेंडा है कि जाति पाति का नारा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे और तिजोरी भरेंगे, और उसके बाद क्षेत्र में जाएंगे तो जनता को बांटेंगे, वोट ले लेंगे। जब तक ये चलेगा तब तक आप जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, वो तो बड़ा संभव नहीं। और जनता भी सोई हुई है। कहीं आप आज के समय में देखते हैं कि कहीं जनता आंदोलित होकर के खड़े हो जाए किसी अपनी जन समस्याओं को लेकर के, बड़े मुश्किल से लोग निकलते हैं। जो नेता अभी भी हैं यहाँ लड़ने वाले लोग, जो सरकार को घेरने वाले लोग असहाय हैं, जनता कहीं साथ देने के लिए तैयार नहीं है। क्या किया जाए? और जब तक जनता नहीं खड़ी होगी, जनता नहीं सजग होगी, जनता अपने अधिकारों को नहीं समझेगी, तो जनप्रतिनिधि इसी प्रकार की सुप्त अवस्था में मिलेंगे और उनसे काम के बारे में सोचना ही मैं समझता हूं कि गड़बड़ माना जाएगा। निश्चित ही जनता को सोचना होगा और पूछना होगा, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं है। आपके क्षेत्र के लिए जो वादे किए गए, जो कहा गया कि हम इतना कार्य करेंगे, वो कोई भी किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के नेता हो सकते हैं, उन्होंने यदि कार्य कहा है और नहीं किया है तो आपको पूछना होगा। और ये वो वक्त है जब आपके बीच जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी भी दल के हों, वो अपनी घोषणाएं बताएंगे, अपनी योजनाएं अभी बताएंगे, लेकिन वो योजना कैसे चलाएंगे, कैसे उस योजना में कार्य करेंगे, ये सब आपको पूछते रहना होगा। यदि आप पूछेंगे नहीं तो उस स्थिति में सुधार होना मुश्किल है। उर्वशी जी, आप क्षेत्र में रही हैं, एक रोजगार का मुद्दा उठता है, रोजगार को लेकर युवाओं को क्या कुछ कहना था? रोजगार को लेके युवाओं की बात करें अगर, तो सबसे पहले नौकरी की बात आती है। तो युवाओं का ये कहना है कि नौकरी हमें देना कौन चाहता है। सबसे बड़ी बात यही आती है कि नौकरी देना कौन चाहता है। सारा खेल, उनका कहना है कि सारा खेल बस वोट बैंक का होता है। विकास विकास तो भूल ही जाएं कि मतलब विकास तो खुद ही परेशान है कि विकास कब होने वाला है। और यदि देखा जाए तो लोकतंत्र में जो विकास की असली परिभाषा है, तो वो चुनाव के जो 6 महीने होते हैं उसमें काफी विकास देखने को मिल जाता है, चाहे वो युवा हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। वहीं अगर चुरहट क्षेत्र की रोजगार की बात करें तो वहां से
बस भर भर के लोग पलायन कर जाते हैं बाहर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे रोजगार के कोई साधन नहीं है। अभी धीरेश सिंह जी ने बताया कि वहां पे फैक्ट्री थी, डालडा फैक्ट्री। मैंने सुना है कि वहां पे 8 फैक्ट्रियां थी, 8 फैक्ट्रियां थी पहले के समय में, लेकिन अब जाके वहां कुछ भी नहीं है। जनता का कहना है कि यहाँ पे था सब कुछ, आज है भी सब कुछ। क्या चुरहट में कॉलेज नहीं है? चुरहट में अस्पताल नहीं है? चुरहट में स्कूलें नहीं है? चुरहट में ग्राउंड नहीं है? चुरहट में सब कुछ है। फैक्ट्रियां थी जो अब नष्ट हो चुकी हैं। तो चुरहट में था सब कुछ, चुरहट में अभी भी चीजें बची हुई हैं, लेकिन उनको ढंग से संजो कर रखने का, उनको सुचारू रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराने का, जो कमी है उनमें उनको ठीक करने का, जनता के लिए उसे व्यवस्थित करने का जो काम था, वो पूरी तरह से बंद हो गया। कॉलेज की अगर बात करें, वहां पे कॉलेज भी है, सरकारी कॉलेज है। मैं खुद उस क्षेत्र की हूँ, तो पूरा पूरा टाइम बीत गया मुझे वहां पे। उसके अंत में मुझे पता चलता है कि चुरहट क्षेत्र में एक कॉलेज भी है। जब मेरा कॉलेज करने की बारी आती है, तब मुझे पता चलता है कि वहां पर भी कॉलेज है। पर लोगों का कहना है कि मैं कभी गई नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन लोगों का, जनता का वहां की कहना है कि हम अपने घर के बच्चियों को वहां पढ़ाएं कैसे, हम अपने घर के बच्चों को कैसे पढ़ाएं। कहने को तो वो नगर पंचायत है चुरहट क्षेत्र, लेकिन कॉलेज को इतने आउट एरिया में बना के रखा हुआ है कि एकदम आउट में ऐसे है, और पूरे चुरहट का जो डंप है वो पूरा वहां फेंका जाता है। और रास्ते की अगर बात करें, आवागमन की, वहां जाने आने की बात करें, तो अगर कोई पिता बच्ची की अपने एडमिशन करवाने के लिए जाएगा, तो वो भी आधे रास्ते से लौट आएगा कि तुम घर में बैठ जाओ लेकिन कॉलेज मत जाओ। ये हालात हैं। मतलब है सब कुछ, लेकिन सुचारू रूप से जो व्यवस्थित करने की बात आई, तो वो नहीं हुआ। वही चीज वहां की विधायक रिपोर्ट कार्ड मैंने तैयार की थी, तो विधायक का कहना था, जब मैंने प्रश्न किया कि आपने अपनी विधायक निधि से क्या क्या काम किए हैं, इसका ब्यौरा हमें नहीं मिला है, ना तो काम का ब्यौरा मिला है और ना ही आपके विधायक निधि से जो खर्च किया आपने, हमें उसका ब्यौरा मिला है। तो उनका कहना है कि अगर 2 करोड़ की विधायक निधि मिलती है, तो यहाँ पे 2000 करोड़ का काम हुआ है, 2000 गुना काम हुआ है। लेकिन वही फिर हम जनता से बात करते हैं, तो जनता का यही कहना है कि रोड के अलावा कुछ विकास नहीं हुआ है। वहीं जब मैंने, जैसे कि अभी धीरेश सिंह जी ने भी ये बताया कि प्लानिंग ही नहीं है, विधायकों के पास प्लानिंग ही नहीं है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो काम क्या करेंगे। काम तो वो 4 साल बीतने के बाद वो काम करते हैं, कुछ क्षेत्र में दिखाई देते हैं कि हाँ ये विधायक है, इन्हें हमने चुना है। तो जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग पर मैंने शरदेव तिवारी विधायक जी से मैंने सवाल किया कि अगर आप फिर से सत्ता में आते हैं तो आप क्या करेंगे। उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। घुमा फिरा के वो अपनी पुरानी घोषणाओं पे आ जाते हैं कि हम नर्सिंग कॉलेज, रामपुर में नर्सिंग कॉलेज ला रहे हैं, हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, इस बात पे आ जाते हैं। तब मेरा ये प्रश्न था उनसे कि ये तो आप घोषणा कर चुके हैं, चुनावी साल में आपने ये घोषणा कर दी है, आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि अब आप क्या करेंगे। ऐसे कोई 3 कार्य हमें बता दीजिए कि सत्ता में आने के बाद आप करेंगे। तो उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी। जैसे नेताओं का काम होता है घुमा फिरा के बात करना, तो वो घुमा फिरा के बात करने लगे। उनके पास किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी। तो एक तरह से देखा जाए तो विकास की जो परिभाषा है, वो चुनाव के समय पर जनता भी देख लेती है और विधायक जी भी जनता को दिखा देते हैं कि वो है। यही हाल है चुरहट का। उर्वशी जी ने जो बातें वहां देखी और जो बात की उन्होंने वर्तमान विधायक से और क्षेत्र की जनता से, वो यहाँ पर बताई है हमारे दर्शकों को। और यहाँ जो प्लानिंग की बात आ रही है, योजना की बात आ रही है कि कोई योजना नहीं है। धीरेश जी ने उदाहरण दिया था पुराने मुख्यमंत्री का कि वो योजना बना के चलते थे और पूरे क्षेत्र को अपना मानते थे। जब वो मुख्यमंत्री हो जाते या जनप्रतिनिधि हो जाते हैं किसी भी दल से, तो पूरा क्षेत्र उनका हो जाता है, पूरी जनता उनकी हो जाती है। लेकिन वर्तमान में एक बात आई है कि ये भी देखा जा रहा है कि कौन किसका है किसका नहीं है। और चुरहट क्षेत्र को लेके ये बात उठती रही है लगातार। एक जो दल सत्ता में रहा है वो चुरहट को उपेक्षित करता रहा है, क्योंकि चुरहट से विपक्ष के नेता चुने जाते रहे, विपक्षी दल के नेता चुने जाते रहे 20 वर्ष में। तो माफ कीजिएगा 15 वर्ष में विपक्ष के नेता रहे, तो उन्हें उपेक्षित किया गया। चुरहट की जनता ने सत्ता पक्ष का विधायक दिया, उसके बाद भी यदि उपेक्षित रह गया क्षेत्र, तो एक बड़ा सवाल है जनता के लिए और उस क्षेत्र के लोगों के लिए। धीरेश जी, आप क्या कहते हैं कि ये जो उपेक्षा का प्रश्न उठता है, उर्वशी जी रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो उनको भी लोगों ने बताया था कि हमारा चुरहट क्षेत्र
अब उपेक्षित किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री दिया प्रदेश को और उसको वर्तमान जो सरकार चल रही है उससे उपेक्षित किया जाता है। आप कैसे देखते हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? असल पे अखंड जी, ये पूरा क्षेत्र जो है, फिर मैं वही क्षेत्र में लौटना चाहता हूँ। एक विधायक के विजनलेस होने का एक प्रमाण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हनुमानगढ़ खैरा से लेकर के और रामपुर के लिए सीधी एक रोड निकली है जिसमें पुल बना हुआ है सोन नदी में, मध्यम पुल है, मीडियम पुल। और उसको हम सुनते हैं कि भाजपा के जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे नागेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने बनवाया। किसके मांग पे बनवाया, कैसे बनवाया, मैं नहीं जानता, लेकिन बनवाया, वो बन के तैयार है। लेकिन अप्रोच रोड यानी पुल के इस पार रामपुर साइड में आज भी नहीं बनी। वो पुल 5 साल से बन के खड़ा है, 5 साल से बन के खड़ा है। मैंने कुछ लोगों से कहा कि कम से कम 2-3 किलोमीटर यदि और रोड बन जाए तो वो रोड आवागमन का साधन शुरू हो जाए। बहुत सरल बात थी, लेकिन माननीय विधायक जी ने क्यों उसमें नहीं इंटरेस्ट दिखाया? जबकि मैं आपसे पहले भी निवेदन किया कि जब विधायक चाह लेता है तो सरकार को बाध्य कर देता है। खासतौर पे ये चूंकि एक डबल इंजन की बड़ी बड़ी बात होती है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार, प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन कुछ भी नहीं किए। उसके पीछे मात्र कारण ये है कि विधायक जी को मालूम है कि विकास से वोट नहीं मिलेगा, मिलेगा जाति पाति से, ऐसे भावनाओं से मिलेगा। ऐसे मुद्दे वहां छेड़ेंगे, राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ेंगे, जातिवाद का छोड़ेंगे, हिंदू मुसलमान का छेड़ेंगे, तो वोट तो इसमें मिलेगा। तो क्यों हम ये खैरा की पुलिया के लिए अप्रोच रोड बनवाएं या रामपुर को जोड़ने के लिए रोड बनवाएं कि हनुमानगढ़ से रामपुर की दूरी कम से कम 20 किलोमीटर कम हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज, अभी उर्वशी जी ने जो रोजगार की बात की, बड़ी गंभीर बात की। रोजगार तो इस सरकार, उसमें विधायक का कोई रोल नहीं है, मैं निवेदन करूंगा, ये विधायक का बस का नहीं है। रोजगार है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रोजगार का विषय तो स्टेट गवर्नमेंट के विषय से ही हट गया है, यानी आउट ऑफ डिस्कशन, नो डिबेट। इसलिए वो मानते हैं कि युवाओं के बीच में हम जा करके फिर वही बात, राष्ट्रवाद, नकली राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान करेंगे और जातिवाद करेंगे, तो रोजगार की कौन बात करेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम तो वो पकौड़ा तलें, वो भी रोजगार से जोड़ करके। अरे कल्पना करिए, उस पिता की आप कल्पना करिए जिसने अपने लड़के को टेक्निकल एजुकेशन बी कराया, एमबीए कराया, एमसीए कराया, और उसको कहा जा रहा है कि आप दुकान खोल लीजिए, चाय की दुकान खोल लीजिए, या आप कोई ऐसा रोजगार करिए। संभव है? एक इंजीनियरिंग का लड़का पढ़ा करके दुरुस्त कराने में नहीं कुछ, तो एक पिता के जेब से कम, और पहले की तो बात छोड़ दीजिए, 5 साल का जो उनका पीरियड होता है यानी बी कराने में, तो कम से कम ये मानकर चलिए कि 10 लाख से ऊपर पैसा खर्च होता है। और 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद जब लड़का निकलता है तो सरकार ये मजाक नहीं है तो क्या कर रही है कि पकौड़ा तलिए, रोजगार तो वो भी है, रिक्शा चलाइए, वो ले लीजिए, हैंड क्या कहते हैं, हाँ, हथठेला चलाइए, ऑटो चलाइए। इस प्रकार से जो मजाक हो रहे हैं, तो ये खाली एक जगह नहीं, ये पूरे प्रदेश में ये हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि वही जो मैंने शुरू में निवेदन किया कि ये जनादेश को हड़प करके या जनादेश का अपहरण करके सरकार बनाई गई है। इसको नैतिक बल तो इसके पास है नहीं, न कोई इनके पास एम्बिशन है कि हमको कुछ करना है। फर्जी घोषणाएं करेंगे और फर्जी घोषणाओं पे ही टिके हुए हैं इनके पास। मैं पर्टिकुलर इस पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं, या इस सरकार, 3 चीजें हैं इनका अस्त्र: झूठ, पाखंड और विश्वासघात। झूठ क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सीधी की सभा में कहते हैं कि बाण सागर बांध हमने बंधवाया है, जबकि वास्तविकता ये है कि उस समय कहीं इनकी राजनीति भी ये नहीं थी। गुलाब सागर बांध हमने, पब्लिकली ये कह रहे हैं। तो ये झूठ का एक नमूना है। पाखंड आप देख लीजिए कि इनके जनप्रतिनिधि कितना तिरकुंड लगा करके चलते हैं, इतना तिरकुंड लगाते हैं। अपने कोई
ये बताने की बात है कि हम हिंदू हैं, इनसे कम हम हिंदू नहीं हैं। मैं तो किसी भाजपा के बड़े नेता को चैलेंज करना चाहता हूं कि मानस में कर लें हमसे बात। हम तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हैं या छोटे लोग हैं, हमसे कर लें भला बात। इनसे कहीं ना कहीं हम हिंदू बात को समझते हैं। तो ये पाखंड करते और विश्वासघात तो इनके ब्लड में है। ये जिस दल के साथ रहते हैं उसको खा जाते हैं, जिसका साथ पकड़ते हैं उसको निगल जाते हैं, और दूसरे दलों के लोगों को बुला बुला करके और अपनी सरकार चलाते हैं। इतने बड़े विश्वासघाती लोग, इनसे आप उम्मीद करेंगे जब आप नीम का पेड़ बोएंगे तो आम फरेगा कभी? तो ये तो भूल जाइए। और एक बड़ा, और ये बड़ा इस समय तमाशा, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है अखंड जी, जब ये इस समय पिछड़ावाद की बड़ी बात करते हैं, ओबीसी की बड़ी बात करने लगे हैं। ये भूल जाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वही है। जब इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू न होने पाए, उसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी इस देश में रथ लेकर के चले थे, पूरे देश में दंगा करा करके उस समय की सरकार को सिर्फ इसलिए गिरा दिए थे 11 महीने के अंदर, जिससे इस देश में पिछड़े वर्ग, जो वंचित तबका है, जो सामाजिक रूप से वंचित है, उसको उसका हक न मिलने पाए। ये वो लोग हैं। लेकिन आज क्या मतलब गंगा में कितना पानी बह गया है और सुनते रहते हैं, और लोग हम ही से बहस करते हैं कि नहीं नहीं अब तो ये ओबीसी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, दलितों के लिए बड़ा काम करें, राष्ट्रपति बना दिए, वो बना दिए, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो मुझे एक याद आती है, वीपी सिंह जी ने एक किताब लिखा है मंजिल से ज्यादा सफर, उसमें उन्होंने राम बहादुर राय को एक वो दिया था इंटरव्यू, और उन्होंने कहा था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से रोकने के लिए जो पाप बीजेपी ने किया है, उसके कारण उस कलंक को धोने के लिए आने वाले समय में पूरी बीजेपी का मंडलीकरण हो जाएगा। तो अखंड जी, आज वही कलंक को मिटाने के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व भी दिन रात ओबीसी मंडल कमीशन मंडल की नाम नहीं लेता, मंडल का नाम लेगा तो पकड़ा जाएगा, तो वो ओबीसी की बात करता है, जबकि ओबीसी के घोर विरोधी हैं, कहीं भी उनको कुछ देने वाले नहीं है। दलितों का तो ये परछाई तक नहीं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ग्राउंड रियलिटी में आप देख लीजिए, ये टोटल लोगों को भ्रमित करके उनका वोट लेना चाहते हैं। इसके सिवाय काम पे तो इनका विश्वास ही नहीं है, और काम करने वाले लोग नहीं, ये तो टोटल सांप्रदायिक लोग हैं। देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और लाभ भी ले रहे हैं। जी, दिनेश जी ने अपनी बात रखी है। यहाँ पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनकी भी यदि कोई बात है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका कोई प्रश्न है, आपको कोई सुझाव है, ये आपका अपना कार्यक्रम है। आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कोई वीडियो मैसेज है, आप हमारे चैनल की ईमेल आईडी में उसे भेज सकते हैं। साथ ही आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चर्चा चल रही है विधानसभा बार में, चुरहट विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, और ये जो पूरी चर्चा है, निश्चित ही प्रदेश स्तर का चुनाव है तो इसमें पूरे प्रदेश की बात भी आ जाती है, जिले की भी बात आ जाती है। और धीरेश जी राजनीतिक बारीकियों को समझते हैं, सामाजिक जो ताना बाना है उसको समझते हैं, तो वो अपनी बात इस तरह से रख रहे हैं। और निश्चित ही ये जो प्रश्न हो रहे हैं, जो बात हो रही है, वो सत्ता से इसलिए हो रहा है कि जिसको नेतृत्व दिया गया है प्रश्न उसी से किया जाएगा, जिसके हाथ में जिम्मेदारी दी गई है प्रश्न उसी से किया जाएगा। यदि हम अच्छे कार्यों का श्रेय लेने के लिए, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सामने आते हैं, अच्छे कार्य का श्रेय लेने के लिए सामने आते हैं, तो जो कार्य नहीं हुए हैं या जो कमियां रह गई हैं उनकी जिम्मेदारियां भी लेनी होगी, वो किसी और के सर में नहीं मढ़े जा सकते हैं। ये धीरेश जी एक मतदाता के रूप में और क्षेत्र के राजनीतिक जानकार के रूप में अपनी बात रख रहे थे। अपना पंचसो में हमारे साथ बातें बहुत हैं, विधानसभा क्षेत्र बड़ा है, धीरेश जी का अनुभव भी पर्याप्त है, उर्वशी जी ने भी अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। हम किसी और दिन चुरहट विधानसभा की एक बार फिर से चर्चा लेकर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अपना पंचसो में समाप्ति का वक्त हो रहा है। धीरेश जी हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। उर्वशी जी हमारे साथ रही, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, विधायक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, क्षेत्र की जनता की जो बात थी वो रखी है उर्वशी जी ने यहाँ पर। उर्वशी जी आपका भी धन्यवाद। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं कार्यक्रम, वो भी अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना पंचसो में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।